अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। कल मैंने एक सवाल दिया था, एक ही दिया था ना। इसमें गुडविल की वर्किंग में शायद कुछ मसले हों, वो बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट, शेयर्स और लोन नोट्स। एस के शेयर्स कितने लिए? एस के 4000 में से 3200 हमने खरीदे, और जिन लोगों से खरीदे उनको कहा कि 5 के बदले हमसे 3 ले लो। तो हमने अपने कितने शेयर इशू किए? 1920। और हमारे पास से कितनी वर्थ के शेयर इशू होके उनको गए हैं? 18, 5, 6। इसी तरह से हमने जिन लोगों से शेयर्स लिए उनको शेयर्स और लोन नोट्स दोनों दिए। यानी ये जो होता है ना, कैश, शेयर्स, कंटिंजेंट, डेफर्ड, ये ऐसा नहीं होता कि कुछ लोगों को कैश दे रहे हैं, कुछ लोगों को डिबेंचर दे रहे हैं। हर इंडिविजुअल को दोनों तीनों चीजें दे रहे होते हैं। तो इनको हमने कहा कि हर 20 शेयर के बदले एक लोन नोट ले लो, और वो लोन नोट जो 100 रुपए का है, 16,000, ये इन्वेस्टमेंट थी। अब इसमें एक तो पहले कैलकुलेशन में बताएं अगर किसी को कोई इख्तलाफ है तो। हाँ जी, कैलकुलेशन। ऐसा हो सकता है कि कोई पैसों में मान जाए, कोई शेयर में मान जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर सवाल वाला इसके लिए बताएगा। जैसे कल जो मैंने सवाल किया था उसमें कहा था 10 मिलियन शेयर इशू किए हैं और 280 मिलियन कैश दिया है। अब हमें क्या लगे कि किसको शेयर दिए, किसको कैश दिया, लेकिन अगर खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा हुआ कि पर शेयर इतना कैश दिया, पर शेयर इतने नंबर ऑफ शेयर दिए, फिर वो सबके साथ है। इन अमाउंट की कैलकुलेशन में कोई एतराज? ओके जी, मैं वही बताने लगा। सवाल में लिखा हुआ था कि ये रिकॉर्ड हुआ है, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। चूंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर जो बैलेंस शीट में कैपिटल आ रहा है वो भी गलत है, और जो प्रीमियम आ रहा है वो भी गलत है। आ कितना रहा है अभी इस वक्त? 45,000 और प्रीमियम 5,000। तो पेरेंट ने 1920 शेयर इशू किए। 1920, तो 1920 इंटू 10 करके यहां ऐड, और 1920 इंटू ऊपर वाला 8 ऐड करके यहां। अच्छा, ये बात सवाल में लिखी हुई थी कि शेयर इशू रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर ना लिखी होती तो खुद भी ढूंढ सकते थे। ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? 16,000, उससे पता चल रहा है कि ये रिकॉर्ड हुई है। तो ऐसे ना, इन्वेस्टमेंट इन एस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है, खुद भी ढूंढना पड़ सकता है। और इसमें मसला ये हो सकता है, सबको नहीं होता, किसी किसी को हो जाता है ये कि 16,000 को एलिमिनेट भी कर देंगे। क्यों कर देंगे? ये जो लोन नोट हमने इशू किए हैं, तो ये इंटर कंपनी हो गया, इसको एलिमिनेट करना है। किसको दिए हैं लोन नोट? उन पुराने लोगों को दिए, एस को थोड़ी दिए। अगर एस को दिए होते ना तो फिर पी और एस के दरमियान ये इंटर कंपनी होता है, एस को तो नहीं दिए, तो इसलिए ये एलिमिनेट नहीं होना, ये लायबिलिटी में आना है। और इस सवाल में, मेरे ख्याल में तो इस सवाल में और कोई नहीं, यही बात होती है। आपने बहरहाल कुछ पूछना है तो पूछें। मैंने 19 क्वेश्चन दिया था, उसकी बात कर रहा हूं। चलें, किसी ने कुछ नहीं पूछना। ऑटम 16 में 2 ही बातें थी जो मैंने कल सवाल में कर दी थी। आपने कुछ पूछना है तो पूछें। चले, मैं रिटेन अर्निंग फिर भी कर देता हूं। एक मिनट। 30 जून 16, ऑटम 16 की बात कर रहा हूं। एस का नाम था बीएल, ऐसे बीएल था मेरे ख्याल, बीएल। इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स 30 जून 16 बैलेंस शीट में आ रही हैं 258, लेकिन एक्विजिशन डेट थी 1 जुलाई 14। यहां तक हमने चल के जाना है। ये है 2015 और ये है 2016। 15 का पैट ऐड हुआ होगा, डिविडेंड लेस हुआ होगा,
16 का पैट ऐड हुआ होगा, डिविडेंड लेस हुआ होगा। 16 का डिविडेंड ही कोई नहीं था, क्योंकि 16 का फाइनल डिविडेंड था जो 17 में चला जाएगा, यहां कुछ नहीं आएगा। 16 का पैट, तो इससे ऊपर चलें तो 247। 15 का पैट, 15 का इंटरिम डिविडेंड, यहां से ये ओपनिंग, तो एक ये पॉइंट था, दूसरा उसमें वही कैश इन ट्रांजिट और इंटरेस्ट और लोन वाला पॉइंट था। आपने अब बताएं ऑटम 16 में कुछ पूछना है या 19 में कुछ पूछना है तो पूछें जी। किधर गया वो? 75% कैसे निकला था? एस ने टोटल डिविडेंड बांटा था 20 मिलियन। एस ने रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट किया होगा 20 मिलियन। इसमें से पी का कितना हक है? 75%, कितना बना? 15। पेरेंट ने एंट्री की होगी डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट 15। अब इसमें ये रिसीवेबल है, ये पेएबल है। इस 20 में से 15 उसको पेएबल है, 5 किसी और को पेएबल है। इंटर कंपनी कितना है? 15। तो ये 15 करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों से निकाला था जी। हाँ जी, अगर क्वेश्चन 19 में लोन नोट्स को रिकॉर्ड ना किया होता तो फिर इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया होता। चूंकि इंटरेस्ट देना होता है तो इंटरेस्ट दिया होगा तो पता ही लग ही गया होगा उसको कि क्या किया इन्होंने, तो इसलिए चांस कम है कि लोन नोट को रिकॉर्ड ना किया होता। देखो, डेफर्ड पेमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया, चांस है क्योंकि अभी दिया ही कुछ नहीं है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन को रिकॉर्ड नहीं किया, चांस है, दिया ही कुछ नहीं है। लोन नोट्स को रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत कम चांस है। ऑटम 16 और क्वेश्चन नंबर 19। ओके, चले ठीक है। अच्छा, अब आए वापस नोट्स पे, देखते हैं छोटी छोटी चीजें क्या रह गई हैं। पहला पेज मैंने बता दिया, दूसरा भी हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। मैंने सातवां एडजस्टमेंट कही थी कि I-37 के बाद। ठीक है, 8, 9, 10। चले एडजस्टमेंट 10 पे आए। एडजस्टमेंट 10 नोट्स में एडजस्टमेंट 10 पे आए, समझाता हूं। एडजस्टमेंट 10 पहुंचे? चलें समझाता हूं। अच्छा, अब ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो बस जबानी बता के चलूंगा, क्योंकि जिनमें ज्यादा सवाल टेस्ट होते हैं वो करा दिए, खुद भी बना के करा दिए, पास्ट पेपर के सवाल भी हो गए, और अभी एसोसिएट पढ़ाऊंगा ना, फिर भी पास्ट पेपर के सवाल चलेंगे। और बैलेंस शीट उसके अलावा बस खत्म है। बाकी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स और हैं जो मैंने सीफैप को सामने रखते हुए भी यहां डाली हैं कि सीफैप में टेस्ट होती रही हैं, तो वो फिर जबानी बता रहा हूं। जैसे एडजस्टमेंट 10 बताने लगा, पेरेंट और एस दो अलग अलग कंपनीज हैं। अच्छा, कुछ आईएस हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंटिंग के एक से ज्यादा ऑप्शंस तरीके बताए हुए हैं, जैसे IAS 16, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, IAS 16, IAS 38, IAS 40, कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, और IAS 20, गवर्नमेंट ग्रांट, एसेट में से लेस करना है या डेफर्ड बनानी है। ठीक है, IAS 2, 5 हो या आपको नहीं, एनआरबी नहीं, कॉस्ट और एनआरबी में से तो लोअर करना ही करना है, 5 हो या वेटेड एवरेज। इनमें से बस 2 घूंट रहेंगे, नहीं मजे की नहीं, ठीक है। क्या बता रहा था?
हाँ, पी और एस चूंकि अलग अलग कंपनीज है ना, तो उन्होंने अपना बिजनेस चलाने के लिए जिन आईएस की तरफ से ऑप्शंस हैं, तो वो अपने हिसाब से जो जरूरी समझेंगे वो ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। जैसे ऐसा हो सकता है कि पेरेंट कॉस्ट मॉडल चलाए, एस जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल चलाए। ऐसा हो सकता है कि पेरेंट एफ को यूज कर रहा हो, जो सब्सिडी है फाइव को यूज कर रही हो। अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक तो ठीक है, लेकिन जब करना है दोनों को कंसोलिडेट, तो फिर थोड़ी सी इन्वेंट्री फाइव और थोड़ी सी वेटेड एवरेज पे नहीं हो सकती। फिर कुछ बिल्डिंगें फेयर वैल्यू मॉडल और कुछ बिल्डिंगें कॉस्ट मॉडल पे नहीं हो सकती। तो अगर कंसोलिडेशन करनी है और कुछ पॉलिसीज में है तदाद, तो किसकी बात मानी जाएगी? पेरेंट की। तो आपको इसमें टेस्टिंग ये हो सकती है कि इसमें एस और पी, यही जो दो तीन नाम बताएं, एफ को फाइव हो, कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल, इसमें आपको ये चीज टेस्ट की जा सकती है कि एस की पॉलिसी फलानी थी और पेरेंट की फलानी थी, तो ग्रुप की पॉलिसी जो है ना वो ये वाली होनी चाहिए। तो अब करें क्या करना है? एस की बैलेंस शीट तो अपनी पॉलिसी वाली दी हुई है, तो फिर उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। यानी अगर एस कॉस्ट मॉडल पे है, पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो फिर आपको डाटा दिया होगा कि आप एस के एसेट्स को करें रिवैल्यू, एसेट बनाएं, सरप्लस बनाएं, ये फिर दिया होगा। इसी तरह से अगर पेरेंट की इन्वेंट्री वेटेड एवरेज पे है, एस की इन्वेंट्री फाइफो से है, तो फिर आपको डाटा दिया होगा कि एस की इन्वेंट्री को फाइफो से वेटेड एवरेज पे लाने में 4000 और इन्वेंट्री को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करें? बढ़ा दें, इन्वेंट्री में ऐड कर दें, और इन्वेंट्री में ऐड कर दें, और एस की इन्वेंट्री में ऐड कर दें, और रिटेन अर्निंग में ऐड कर दें। तो ये एडजस्टमेंट 10 पढ़ के देख लें। एडजस्टमेंट 10 पढ़ लें। अच्छा, एडजस्टमेंट 10 पढ़ लें, और किसी ने करना हो तो कर ले, लेकिन खैर है मेरी तरफ से ना करें बेशक। देख लें क्वेश्चन नंबर 22, और मेरी किताब है जिसके पास, उसमें 12, और जिसके पास पैक की बुक है, तो मेरी मतलब वो पुरानी राइज वाली, उसमें क्वेश्चन 12, और जिसके पास पैक वाली बुक है क्वेश्चन 22। एडजस्टमेंट 10 पढ़ लें, और क्वेश्चन नंबर 22 करने में टाइम ज्यादा लगाएंगे आप, कोई बहुत तेजी से कर सकता है तो कर ले बेशक, लेकिन खैर है जबानी देख लें, सवाल पढ़ें और सोल्यूशन ही देख लें। देखें तो फिर मैं बात करता हूं। 22 जी ठीक है, बिल्कुल 22, पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 22। सवाल पढ़ के सोल्यूशन देख लें तो भी काफी है, लेकिन देखें तो फिर मैं बात करता हूं कि क्या हुआ है। जी जी बिल्कुल। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ये वाला पॉइंट, ये मैंने सिर्फ ना ये पॉइंट बनाने के लिए बनाया था क्वेश्चन, ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाला सादा सा क्वेश्चन रखा, इसीलिए कह रहा हूं करना भी क्या है, बस सॉल्यूशन देख लें इसका, बस काफी है। 23 है? नहीं यार, अच्छा सॉरी 23 जिनके पास मेरी पुरानी राइज वाली बुक है उसमें 13, और ये पैक वाली में 23। और मैं भी कहूं आप इतना सादा सा क्यों कह रहे हैं इसको?
सिर्फ लैंड की बात, सिर्फ लैंड का ही बताया ना, बाकी कोई होते तो उसका भी बता देते। सारे एसेट्स तो नहीं होते ना, कोई एक क्लास होती है ना, तो बस लैंड का बताया तो लैंड है। लैंड एक अलग क्लास है, बाकी अलग क्लासेस है। तो सिर्फ लैंड है जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे, बाकी नहीं है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल 30%। अच्छा, तो ये 30% सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में चीजों को ऑफर करता है। जी जी बिल्कुल, यानी ये जो एनसीआई है वो सिर्फ इक्विटी के ओनर है, ओनरशिप तो शेयर होल्डर की इक्विटी ही में होती है। इसके अलावा कोई चीज नहीं। फारिग लग रहे हैं आप। क्वेश्चन देखा कि सोल्यूशन भी देखा है? अदर रिजर्व्स, पेरेंट का कितना है? 8000। एस का तो है ही नहीं कोई, और पीपीई 100 प्लस 75। एस की एक लैंड थी जिसकी एक्विजिशन डेट के ऊपर बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू कितनी ज्यादा थी? 3000। ये है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इधर ऐड, इधर ऐड, बस लेस कहीं नहीं है। गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड, लेकिन चूंकि ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे लाना है इसको, तो उसके बाद से अब आगे भी बढ़ेगी बात। ईयर एंड आते आते इसकी वैल्यू मजीद बढ़ गई है 4, तो ये अब रीवैल्यू होगा, यानी लैंड मजीद अपवर्ड, और ये एस का सरप्लस आ जाएगा, क्योंकि प्री तो था ही नहीं। तो ये 4 75 75 70% है, 2800 यहां और बाकी 30% एनसीआई में। तो ये जो लाल वाली फिगर है ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, लेकिन अगर तब से लेके अब तक मजीद वैल्यू बढ़ी है, रिवैल्यूएशन मॉडल को भी फिर हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये रखा था सवाल में। ये हो गई एडजस्टमेंट 10। एडजस्टमेंट 11 क्या है? एडजस्टमेंट 11 वो तो 5 पेपर्स के हैं ना। नहीं,
ऐसे ही बात मतलब सारी एडजस्टमेंट्स डाल के कोई 30-35 सवाल, 30-35 नंबर का सवाल ये कह रहे हैं? नहीं तो नहीं तो है ना, पास्ट पेपर के सवाल हैं, सारी एडजस्टमेंट के सवाल बना दिए अपने और बाकी पास्ट पेपर का सवाल है जी। एडजस्टमेंट 11 में मैंने पहले आधा पोर्शन बताया था, अब पूरा बता रहा हूं। एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 22। एडजस्टमेंट 11 बता रहा हूं। 2021 का फाइनल डिविडेंड 22 में बटेगा। जब इसका डिविडेंड बटेगा फाइनल डिविडेंड 22 का, तो वो पी को मिल जाएगा या नहीं? पी को मिल जाए। एस जब डिविडेंड बांटेगा 21 का फाइनल डिविडेंड जब एस बांटेगा तो पी को मिल जाएगा ना। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो उस वक्त शेयर होल्डर बन गया होगा। लेकिन जिस साल के प्रॉफिट्स का ये डिविडेंड है उस साल की मेहनत पी की नहीं थी। तो इस पुराने साल मतलब एक्विजिशन से पहले किसी साल के प्रॉफिट्स का डिविडेंड जो पेरेंट को मिल जाएगा, इसको कहते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और जो इससे पहले डिविडेंड मिला करते थे जो इससे पहले डिविडेंड मिला करते थे उनकी तो डिस्कशन ही नहीं है ना। इसकी डिस्कशन भी क्यों हो रही है? क्योंकि इसको मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जितने भी डिविडेंड होंगे वो सब पोस्ट डिविडेंड कहलाते हैं। ऑल सब्सिक्वेंट डिविडेंड जो है ना, ये पोस्ट एक्विजिशन कहलाते हैं। ये वो है जो मैंने कल बताया था कि पेरेंट ने इनकम बना ली, एस ने रिटेन अर्निंग बांट दी, कोई मसला नहीं। मसला तब है पेबल सीबल, वो एलिमिनेट होगा। ये तो मैंने कल बता दिया था, ये बता रहा हूं अभी। पेरेंट ने इस डिविडेंड को रिसीव किया क्योंकि ये ऑफिशियली शेयर होल्डर बन गया। अच्छा, हुआ कुछ ऐसे होगा कि पेरेंट जब इन लोगों से शेयर्स खरीद रहा होगा तो इन्होंने कहा होगा कि प्राइस हम आपको चार्ज करेंगे 50, लेकिन ऐसा करो कि हमें ना अभी अपनी जेब से 6 रुपए दे दो, क्योंकि डिविडेंड देने वाली है कंपनी अगले कुछ अरसे में, तो वो हमारा है, तुम्हारा तो नहीं है, वो तो हमारी मेहनत की कमाई है, लेकिन मिल तुम्हें जाएगा, तो तुम अभी हमें अपनी जेब से दे दो, कल को तुम्हें रिकवर तो हो ही जाना है। तो इस प्राइस को कहते हैं कम डिविडेंड प्राइस और इसको कहते हैं एक्स डिविडेंड प्राइस। कम डिविडेंड प्राइस जिसमें टेम्परेरी डिविडेंड भी शामिल करके सेलर बायर से पैसे ले रहा है। क्यों ले रहा है पैसे? क्योंकि वो कह रहा है कि तुम्हें तो अगले हफ्ते मिल ही जाने, तो मुझे अभी अपनी जेब से दे दो। गुडविल निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट में कितनी आनी चाहिए फिगर? 50 या 56? गुडविल निकालने के लिए 50, क्योंकि शेयर्स की प्राइस तो असल में 50 है। ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तो अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड पेरेंट ने शेयर्स खरीदते हुए अपनी जेब से उनको दिया था, तो पेरेंट ने कर लिया होगा इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 56। और चलो हो गई इसे गलती, जब कल को कैश वापस मिले, वापस नहीं, जब कंपनी से डिविडेंड की शक्ल में मिल जाए तो पेरेंट को यह कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पैसे रिकवर हो गए। तो ये चीज सवाल में ऐसे टेस्ट हो सकती है कि आपको कहा होगा कि पेरेंट ने इसको गलती से अपनी इनकम बना लिया था, तो पेरेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट 56 रखी होगी और इस 6 को इनकम बना लिया होगा। तो क्या करें? रिटेन अर्निंग से माइनस कर दें और गुडविल की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट 56 की बजाय 50 लिख लें। ये एडजस्टमेंट 11 पढ़ लें, है जी। एडजस्टमेंट 11 पढ़ लें, सारा कुछ रिपीट, सारा कुछ। एक्विजिशन डेट है 1 जनवरी 22। पेरेंट को शेयर्स जब मिल गए तो आइंदा जब भी डिविडेंड कंपनी एस बांटेगी तो पेरेंट को वो डिविडेंड मिलेगा। 2021 में पेरेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं, तो जब कंपनी एस 2021 का फाइनल डिविडेंड बांटेगी तो वो मिल पेरेंट को जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि शेयर होल्डर है, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई वो नहीं है। उस पर हक था पुराने लोगों का जिनसे पेरेंट ने शेयर खरीदे। तो उन पुराने लोगों से शेयर खरीदते हुए पेरेंट और उन लोगों की डील ये हो सकती है कि शेयर तो हम आपको 50 का बेचेंगे, लेकिन 6 रुपए फिलहाल आप हमें मजीद दे दें, क्योंकि आप ये 6 मैंने हमें खुद ही फिगर यूं की है, आपको ये 6 अगले हफ्ते मिल तो जाना है कंपनी एस से, तो ये हमारा हक है।
आप हमें अभी अपनी जेब से दे दें, कल आपको रिकवर हो जाना है। तो पेरेंट के लिए ये इन्वेस्टमेंट 56 नहीं बनती, 50 बनती है। 6 तो वो आर्जी तौर पे उधार दे रहा है उन पुराने लोगों को। तो इसमें सवाल में टेस्टिंग ये हो सकती है कि पेरेंट ने जितने पैसे दिए थे वो सारे इन्वेस्टमेंट कह दिए, और जब डिविडेंड मिला तो उसको इनकम कह गया। अब हम क्या करें? इनकम नहीं करनी बनती तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग से 6 लेस, और गुडविल की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट 56 की बजाय 50, ये कहा। ठीक है भाई, तो रिस्पॉन्ड तो करना है यार, कोई रिस्पॉन्स दो। एडजस्टमेंट 11 पढ़ लें। सही सही क्या होना चाहिए? सही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन सवाल में एरर ये हो सकता है कि पेरेंट इसको इनकम बना गया था, तो आपने वो इनकम रिवर्स करके इसको इन्वेस्टमेंट से निकालना है। जी हाँ, डिविडेंड रिसीवेबल पेएबल पे कर दिया है कि पे करना है? तो फिर किया होगा, पहले रिकॉर्ड होगा रिटेन अर्निंग्स, उसके बाद पेएबल रिसीवेबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो किया तो हुआ है। नहीं हो सकता है रिसीवेबल लिख के काटने की बजाय लिखा ही ना हो मैंने, और पेएबल में वो सिर्फ एनसीए वाला पोर्शन लिखा हो। नहीं डिविडेंड ऐसे नहीं होता, पुलिस पकड़ लेगी। अच्छा बताओ। इसमें शेयर परचेज किया को डिविडेंड मिल रहा है ऐसी तरफ से कोई नया शेयर के लिए मतलब चाहिए वाला तो समझे कि कंपनी ने कि आज भी पहले पैसे मिले तो 3 रुपए लेते हैं आपको। अच्छा, बाकी 3 रुपए डिविडेंड का 6 रुपए मिलेगा, तो 3 रुपए डिस्काउंटिंग हो तो ये करने का बोल सकते हैं। यानी वो उनको भी थोड़े पैसे दे दे, और अगर इतनी गहराई कोई हो गई तो ठीक है, हो जाएगी फिर इनकम। आप कह रहे हैं तो हो सकता होगा कि नहीं, वही कह रहा हूं ना कि आप बना रहे हैं तो हाँ, बनाया तो जा सकता है ऐसे। हाँ आपकी बात सही हो सकती है, प्रैक्टिकली हो सकता है ऐसा कि पैसे जो हैं वो 6 रुपए अपनी जेब से उनको कहें जी अभी इतने पैसे रख लो, बाकी हम तुम्हें पैसे मिलेंगे तो दे देंगे, ऐसा हो सकता है। तो फिर अभी जितने पैसे दे रहा है फिर ये 6 नहीं, फिर उतने हैं। फिर जब कल को कंपनी ऐसे और मिलेंगे तो वहीं से लेके आगे पकड़ा देगा, उसको बुक्स में ही नहीं लाए। अगर अभी ये 6 रुपए दे ही नहीं रहा, दे ही 3 रुपए, तो फिर 3 ही की रिकॉर्डिंग करेगा ना, फिर 56 नहीं, फिर 53 की रिकॉर्डिंग करेगा, फिर ये 3 रुपए की रिकॉर्डिंग करेगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा? जब उनका डिविडेंड उन्हीं का हक बनता है और वो कह रहे जी हमें ये डिविडेंड हमें दे दो, तो पूरे पैसे ही देगा ना। एडजस्टमेंट 11 डन। अच्छा, एडजस्टमेंट 12 ना मैंने बनाई हुई है कि ये सी फैप में कभी कभार इस तरह की कोई एडजस्टमेंट आई तो आगे कैफ में भी आ सकती है, या और चीजें सोची, तो बजाय इसके कि इनके डिटेल सवाल बनाए तो मैंने फिर वो एक जगह लिस्ट डाउन कर दी। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो आपको मैं 12-15 एडजस्टमेंट बता रहा हूं ना, ये कोई आईएएस में नहीं लिखी हुई है। आईएएस ने सिर्फ इतना गाइड किया है कि इंटर कंपनी पेएबल रिसीवेबल एलिमिनेट कर दें, यूआरपीज एडजस्ट कर दें, बस। बाकी सारी चीजें आईएएस में नहीं लिखी हुई है।
ये तो बस प्रैक्टिसेस के अंदर, किताबों के अंदर, सवालों के अंदर फिर ये एडजस्टमेंट्स मैंने बनाई हुई है। तो इसी तरह से कुछ और चीजें भी कुछ दिमाग में आई, कुछ C5 के सवालों में देखी, तो वो मैंने ना और एक जगह इकट्ठी कर दी, उनको मैंने एडजस्टमेंट 12 कह के डब्बा बना दिया। ये एक एक करके समझाता हूं। सबसे आखिरी वाली देखें पहले, डब्बे में सबसे आखिरी प्रोविजनल अमाउंट। इसमें सिर्फ ऐसा है कि पहले लंबी कहानी बता देता हूं, फिर शॉर्ट के करना क्या है। पहले लंबी कहानी ये है कि जिस साल में पेरेंट ने एस के शेयर्स खरीदे हों, पहले लंबी कहानी बता रहा हूं, जिस साल में पेरेंट ने एस के शेयर्स खरीदे हों तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करवाएगा। फेयर वैल्यूज एसेट्स और लायबिलिटीज की पता करेंगे। कहां से पता करें, कहां से पता कराएं वैल्यू? हाँ आपसे पूछो। हाँ, एस की एसेट्स और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यूज कहां से पता कराएं? हाँ, शालमी से, अभी सेंटर, कौन से फ्लोर से? तो ये जो एसेट्स लायबिलिटीज है ना, इनकी फेयर वैल्यूज के लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट्स हायर करके वो कैलकुलेशंस करके देंगे, और वो आप 15-20 मिनट में नहीं कर देंगे, वो महीनों लगा सकते हैं। तो फिर अगर शेयर्स खरीदे थे दिसंबर ही में कहीं और 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया, तो ग्रुप बैलेंस शीट बनाने का टाइम आ गया। अब ग्रुप बैलेंस शीट तो बनानी है, लेकिन फेयर वैल्यूज फाइनल नहीं हुई अभी। तो फिर वो एक्सपर्ट कहेगा कि ये अकाउंट्स तुमने बनाने, तो ऐसा करो मेरी तरफ से ना अंदाजा ले लो प्रोविजनल अमाउंट्स। ये प्लांट जो है ना 20 को मिलियन ऊपर होगा, ये कर लो जो अकाउंटिंग करनी है। हमने 22 की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह बना ली। फिर जब 2023 की बारी आई तो तब तक वो एक्सपर्ट सही वैल्यूज बता चुका था। तो जो 22 में गुडविल बना ली, जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर ली, अब उसी पे कायम रहे? नहीं, अब हम सही वाली वैल्यूज निकालेंगे। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। आपको इस पे टेस्टिंग ये हो सकती है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में अगर आपको, ये एसीसी के एक सवाल में मैंने देखा था इसलिए मैंने ये पॉइंट डाला है, आपको ये चीज ऐसे टेस्ट हो सकती है कि आपको कहा जाए प्लांट की एक्विजिशन डेट पे प्रोविजनल फेयर वैल्यू 100 थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई तो उसके मुताबिक फिर 120 थी। तो आपने सवाल में कौन सी लेनी है? 120 वाली। नहीं, हम कौन सी ग्रुप की बुक्स बना रहे हैं कि रेक्टिफाइंग एंट्री बने? हम तो हर दफा नए सिरे से ही बना रहे हैं ग्रुप बैलेंस शीट, और खासतौर पे स्टूडेंट तो वाकई नए सिरे से बना रहे हैं, अनलेस कि वो अटेम्प्ट दे रहा हो बार बार, तो सब्सिट्यूएंट में बनाई थी, स्टेटमेंट में दोबारा बना रहा है। तो आपसे चीज ऐसे टेस्ट हो सकती है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में आपको फेयर वैल्यू एक प्रोविजनल वाली बता दी हो और एक फाइनल वाली बता दी हो, तो वो फाइनल वाली यूज करनी। ये मैंने इस आखिरी डब्बे में बताने की कोशिश की। पढ़ना है तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ें। है प्रोविजनल फेयर वैल्यू 100 थी, फाइनल फेयर वैल्यू 120 थी। नहीं पूरी नहीं, इसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके, यानी इसको नहीं, इसको यूज करना है। अच्छा, इससे ऊपर वाला डब्बा क्या लिखा हुआ है ये समझ लें जी। अगर पेरेंट ने कुछ गुड्स बेची जिन पे 4000 प्रॉफिट कमाया था और इसमें से 40% चीजें अब भी स्टॉक में पड़ी हुई हैं, तो 1600 यूआरपी हो गया। गुड्स की बात कर रहा हूं। तो उसका क्या सलूक करते हैं? इन्वेंट्री में से लेस और सेलर की रिटेन अर्निंग में से भी लेस। पेरेंट ने लॉस पे बेची थी तो ऐड कर देंगे। तो जैसे यूआरपी की एडजस्टमेंट करते हैं वैसे ही सवाल में अनरियलाइज लॉस भी हो सकता है। इसी तरह पीपीई पे प्रॉफिट कमाया था बेच के, यूआरपी कैसे निकालते हैं? इसको हम डेप्रिशिएट करते हैं, लेट्स से 1500। क्या करते हैं? 3500 पीपी में से लेस और सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस। अब ऐड हो जाएगा, ये लिखा हुआ है इसमें। हाँ, अगर सवाल वाला आपको ये चीज टेस्ट करता है और सवाल में लिख देता है कि ये लॉस पे इसलिए बेचा क्योंकि ये वैसे ही इंपेयर हो गया था एसेट, तो फिर कुछ नहीं करना। ये बिल्कुल वैसी सी बात की है मैंने जो कल इन्वेंट्री का राइट डाउन समझाने की कोशिश की थी, ये वही बात लिखी हुई। सेकंड लास्ट डब्बा। हाँ, कैलकुलेशन वैसे ही है।
चाहे वो गुड्स का है चाहे पीपी का है, कैलकुलेशन का तरीका वही है, बस जैसे प्रॉफिट होता था वैसे लॉस भी हो सकता है। कैलकुलेशन का तरीका वही है, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। सेकंड लास्ट डब्बा, ओके। अगर सवाल में ये लिखा मिलता है ना, जैसे मैंने कल एनआरपी वाली बात बताई थी, वो ये बताया था कि बायर उसको वैसे ही राइट डाउन कर चुका हुआ है, तो फिर यूआरपी एडजस्ट करना था। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि अगर पेरेंट ने ये प्लांट लॉस पे इसलिए बेचा था क्योंकि ये बस इंपेयर्ड था, फिर नहीं ऐड बैक करना, यानी ये अनरियलाइज लॉस वाला पॉइंट छोड़ देना है अगर सवाल में कह दिया कि इंपेयर्ड है तो। तीसरा डब्बा, अगर पेरेंट ने कोई मशीन एस को बेची और उस पर प्रॉफिट कमाया, तो यूआरपी की एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन और ये 3500 पीपीई में से लेस और रिटेन अर्निंग से लेस। लेकिन अगर ये बिल्डिंग थी और एस ने इसको बिल्डिंग कहने की बजाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह दिया, दोबारा अभी तक हम लोग सेल ऑफ पीपी में यूआरपी कर रहे हैं सवालों के अंदर। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये पी ने एस को या एस ने पी को बिल्डिंग बेची और बायर ने उस बिल्डिंग को किराए पे दे दिया, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई और वो भी फेयर वैल्यू मॉडल पे रख रहा है, तो फिर ये तो है नहीं। दोबारा, बायर इस बिल्डिंग को यूज करने की बजाय किराए पे दे रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और वो भी फेयर वैल्यू मॉडल रख रहा है। अब यूआरपी का क्या करें? क्यों? कुछ भी नहीं करेंगे। पहले हम क्यों यूआरपी एड लेस कर दिया करते हैं? क्योंकि बायर का एक एसेट प्रॉफिट भरी हुई अमाउंट से आ रहा होता है और ग्रुप की नजर से वो नहीं करना बनता, तो हम एसेट में से निकाल देते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो बायर इसको किस अमाउंट पे रखे हुए? फेयर वैल्यू पे। ग्रुप के लिए क्या अमाउंट आनी चाहिए? फेयर वैल्यू आनी चाहिए। तो फिर ठीक है वैल्यू, तो फिर यूआरपी माइनस नहीं करना। ये तीसरे डब्बे में लिखा हुआ। तीसरा डब्बा, है बस हो गई, ये 2 पॉइंट रह गए, खत्म हो गया एसएफपी। मिड टर्म में ये एसओएफपी तक है ये एसओएफपी है ना? नहीं, मैं एक दिन में 2 टॉपिक करा दूंगा, देखना। हाँ, नहीं, मैं कल इनकम स्टेटमेंट नहीं ना कराऊंगा, छोटे छोटे से ऐसे 2-3 टॉपिक करा दूंगा। क्लास है कल। अच्छा चलें, मैं वो यूट्यूब पर डलवा दूंगा। नहीं ना भाई, नहीं तो आप पेपर मतलब मिड टर्म के बाद ले लेना वो क्लास, टाइम तो यूज करें ना। मैं कल इनकम स्टेटमेंट नहीं कराता ना, क्योंकि वो तो आप भूल जाएंगे 1 हफ्ते में, हैं? नहीं, आपने वो लेनी नहीं है क्लास कल, तो टेम्पो कौन सा टूटेगा? छोटा सा टॉपिक, छोटे से टॉपिक कराऊंगा, छोटे हैं? नहीं, रेगुलर क्लास में। अच्छा, करा दूंगा तो पता लग जाएगा। आप ये तो करें ना बैलेंस शीट। दूसरा डब्बा, नहीं 3 घंटे नहीं, ये रेगुलर क्लास। दूसरा डब्बे में बहुत कुछ है, समझाने लगा हूं। ये सीफैप में आया हुआ है पॉइंट 2-3 दफा, और कैफ में भी ये बिल्कुल टेस्ट हो सकता है। दूसरा डब्बा समझाने लगा हूं, अच्छा है, और चूंकि ये अच्छा डब्बा है तो मैं वैल्यूज की मिसालें ले लेता हूं। वो आपकी मर्जी है, वहां लिखना चाहें या रजिस्टर पे लिखना चाहें। दूसरा डब्बा समझा रहा हूं। पी ने एक मशीन एस को ऑपरेटिंग लीज पे दे दी। पी ने एक मशीन एस को ऑपरेटिंग लीज पे दे दी। पी की बुक्स में मशीन आ रही होगी या निकल जाएगी? पी की बुक्स में ऑपरेटिंग लीज है, आ रही होगी। एस की बुक्स में
राइट ऑफ यूज आ रहा होगा और लीज लायबिलिटी आ रही होगी। और इसकी बुक्स में लीज रिसीवल आ रहा होगा, नहीं ऑपरेटिंग लीज है, इसकी बुक्स में बस मशीन होगी। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये मशीन है कि राइट ऑफ यूज है? ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक ने दूसरे को लीज पे एसेट दिया है और इसकी बुक्स में वो है मौजूद एसेट, तो ग्रुप बैलेंस शीट में ये मशीन भी आया और राइट ऑफ यूज भी आया? नहीं। इसी तरह क्या ग्रुप की कोई है लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी? नहीं। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या करें फिर? इन दोनों को उड़ाने। लेकिन मसला क्या है कि इन दोनों की अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट होता है, लीज लायबिलिटी का स्केड्यूल बनता है। अब अगर एस की बुक्स के अंदर राइट ऑफ यूज आ रहा है लेट्स से 180 और ये आ रही है 145, इनमें क्यों आ रहा है फर्क? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के फर्क की वजह से ही आ रहे हैं ना। तो फिर जो भी फर्क है वो एस के एक्सपेंस इनकम में ही गया हुआ है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, और जो डिफरेंस है वो एस की रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन इसमें ऐड करना है कि लेस करना है? रिटेन अर्निंग में ऐड या लेस? 35 रिटेन अर्निंग में ऐड या लेस? लेस करेंगे। आप डेबिट क्रेडिट से समझना चाहें तो डेबिट क्रेडिट से बता देता हूं। लीज लायबिलिटी खत्म, राइट ऑफ यूज खत्म। डेबिट चाहिए क्रेडिट चाहिए? डेबिट चाहिए, तो ऐड लेस, लेस। और अगर डेबिट क्रेडिट से नहीं याद रखें तो एसेट ज्यादा कम हो रहा है, लायबिलिटी कम, एसेट ज्यादा फारिग कर रहे हैं हम, तो गेन है कि लॉस है? लॉस है। अगर एसेट थोड़ा खत्म कर रहे होते, लायबिलिटी ज्यादा खत्म कर रहे होते, तो गेन होता। ये मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट से ऊपर ऊपर, ब्रैकेट से ऊपर। ये मैंने पॉइंट तो एक ही बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाते हुए अलग करके बता रहा हूं, तो इसलिए मिसालें भी अलग अलग लिखिएगा। अभी जो बात की है मैंने, ये ब्रैकेट से ऊपर ऊपर वाली बात की है। दूसरे डब्बे में ब्रैकेट से ऊपर ऊपर वाली बात की है अभी मैंने। दूसरा डब्बा बता रहा हूं, ब्रैकेट से ऊपर वाली बात समझाई है अभी। एसेट 80 खत्म करना है, लायबिलिटी 145 खत्म कर देनी है, तो गेन वाली बात है, फिर रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। दूसरा डब्बा ब्रैकेट से ऊपर ऊपर। चलें अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, हैं जी? चलें नहीं करता, इधर कर लेता हूं। ब्रैकेट के अंदर चलते हैं जी। एग्जाम्पल से बता रहा हूं। पी ने बिल्डिंग ऑन ऑपरेटिंग लीज फॉर 8 months
सामा एक मिनट पॉज करना। चले, पेरेंट ने एक बिल्डिंग 8 महीने के लिए अरे 2S, पेरेंट ने एस को एक बिल्डिंग किराए पे दी है 8 महीने के लिए। अच्छा, 8 महीने के लिए है यानी शॉर्ट टर्म लीज हो गई। तो लेसी ने राइट ऑफ यूज बनाया होगा, लेसी ने, शर्म आने, 8 महीने शॉर्ट टर्म लीज है। देखो बच्चे को पता है शॉर्ट टर्म है शॉर्ट टर्म लीज है, तो लेसी ने राइट ऑफ यूज नहीं बनाया होगा, लेसी रेंट एक्सपेंस बनाता होगा बस। पेरेंट ने बिल्डिंग दी है किराए पे और वो बिल्डिंग उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई और उसके लिए वो फेयर वैल्यू मॉडल लगा रहा है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? ये अच्छी एडजस्टमेंट है, ठीक है, इसका सवाल मैंने कोई नहीं बनाया हुआ, लेकिन एडजस्टमेंट समझ आ जाएगी। इतना टाइम मेहनत करते आ रहे हैं। पेरेंट ने एस को 8 महीने के लिए एक बिल्डिंग किराए पे दी है, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, बिल्डिंग किराए पे, IS 40 FR 1, और पेरेंट उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे चला रहा है। जब कंसोलिडेशन करेंगे तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या PPE है? ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन कम है, क्यों? इंटेंशन क्लियर नहीं, कोई बुरी नीयत नहीं है। एस कैसे यूज कर रहा है? पी ने किराए पे दिया हुआ ना भाई, हाँ, ये बिल्डिंग किराए पे दिया करता है। हाँ, तो पी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। किसको दिया रेंट पे? एस को। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? नहीं, ग्रुप की बिल्डिंग है, ग्रुप के पास ही है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीपीई है, ये ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से पीपीई हो गया। अब करेंगे क्या क्या, बहुत कुछ करेंगे। एक तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, एक तो हम यहां से इसको माइनस कर देंगे जितनी भी अमाउंट है, और यहां पर लाकर ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रुप के यूज में है। तो एक तो यहां से निकाल के यहां आ जाएगा। उसके अलावा एक और काम ये होगा कि रिटेन अर्निंग की वर्किंग में जी बताएं, रिटेन अर्निंग की वर्किंग में क्या क्या होगा? अब ये ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पी ने कहा हुआ था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो एक तो ये फेयर वैल्यू गेन लॉस जो भी था वो हो जाएगा रिवर्स। IS 40 उड़ा देंगे, फेयर वैल्यू गेन उड़ा दिया, लेस कर दिया, लॉस होता तो ऐड। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खत्म, फेयर वैल्यू गेन रिवर्स, और वो चलेगी पीपी में। और अब जब पीपी में चली गई तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नहीं, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नहीं, प्रॉपर डेप्रिसिएशन। क्यों प्रॉपर डेप्रिसिएशन? क्योंकि पीपीई है। तो एक तो IS 40 रिवर्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खत्म, फेयर वैल्यू गेन रिवर्स, पीपी में बना देंगे और डेप्रिशिएट करेंगे। और जब हम इसको लीज रेंट कह ही नहीं रहे तो फिर इसने जो रेंट एक्सपेंस बनाया हुआ है वो भी ऐड बैक कर देते हैं, और इसने जो रेंट इनकम बनाई हुई है वो भी लेस कर देते हैं। हाँ जी, बस ये एडजस्टमेंट, बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खत्म, फेयर वैल्यू गेन रिवर्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल के पीपी में ले गए, पीपी में ले गए तो डेप्रिशिएट करेंगे। और क्योंकि हम इसको अब ये रेंट कह ही नहीं रहे, क्योंकि हम तो उसको पीपी कह रहे हैं, तो रेंट किस बात का? तो रेंट एक्सपेंस इनकम भी रिवर्स। है जी जी, सारी सारी सारी
बस बस थोड़ा सा है, बस जबानी सुन लें, जबानी सुन लें, जबानी जबानी। पहला डब्बा देख लें, पहला डब्बा, पहला डब्बा। अच्छा इसको करते रहना नोट, मैं तो जाऊँ ना, है मेरा मतलब FAR 2 तो खत्म करो ना। अच्छा पहला डब्बा सुना रहा हूं वो तो सुने ना। अगर एक ने दूसरे को फाइनेंस लीज पे दिया हुआ है तो एक का लीज रिसीवेबल आ रहा होगा और एक की लीज लायबिलिटी आ रही होगी, तो फिर इंटर कंपनी है, एलिमिनेट कर दें। अगर सेम बैलेंस है तो बात खत्म हो गई, और अगर डिफरेंट है तो किसी की रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर दें। वो तो मैंने वैसे ही हायर लिखा हुआ है कि वो अमीर आदमी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक की रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर दें। अच्छा अब एक काम ये करें कि इस अगला पेज देखें, देखें तो सही। और ये जो अगले 2-3 पेजेस हैं, ये मैंने ना सिर्फ एक काम ये किया है कि शायद आपको रिवीजन में हेल्प दे। मैंने बैलेंस शीट में क्या क्या प्लस माइनस होता है, गुडविल की वर्किंग में क्या क्या एड लेस हो रहा होता है, रिटेन अर्निंग की वर्किंग में क्या क्या आ रहा होता है, वो मैंने ना इसमें सब डाल दिया। ये आपको एक क्विक रिवीजन में हेल्प मिल जाए शायद। नहीं यही नहीं, याद कर लें, ठीक है। तो ये आपके रिवीजन में शायद आपको हेल्प दे दे, तो मैंने ये वो फॉर्मेट्स बना दिए। चलें जी, बैलेंस शीट खत्म। और ठीक है, बैलेंस शीट खत्म। और ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए ना बीच में मैं छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मिड टर्म के बाद फिर मैं इनकम स्टेटमेंट कराऊंगा, ठीक है।